हेलो फ्रेंड्स, अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी के लिए क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन के साथ साथ जो ऑप्शन है उसका भी डिटेल हम लोग देखते हुए चलेंगे, सारी चीज़ें समझते हुए चलेंगे, ताकि क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, आप लोगों ने इससे पहले का क्लास देखा होगा कि पेडागोजी वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपके रिपीट होते हैं। क्योंकि 2011 से लेकर के अब तक अगर आप जितने भी पेपर हुए हैं आपके, उन सारे क्वेश्चन को पीवाईक्यू को उठा करके देखेंगे तो सब वही है। आपको बस समझना है। अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से कर ले जाएंगे। उसमें थोड़ा सा इधर उधर बदलाव भी करता है तो आप उसे आराम से कर लेंगे। तो पूरा क्लास ज़रूर देखिएगा। फिलहाल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सीटेट से रिलेटेड कोई अपडेट है, कोई क्लास है तो वो आपको टाइम पर मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सारी क्लासेस आपकी चल रही हैं, चाहे वो ईवीएस है या फिर सीडीपी है, आपका मैथ, पेडागोजी है, हिंदी है, सब जो है चल रहा है। आप लोग ज़रूर देखिएगा, सभी सब्जेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में बताया गया कि सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को बढ़ावा देना चाहिए। भी दिया गया है कि छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर करना चाहिए। देखिए, छात्रों की कमजोरी को सबके सामने उजागर नहीं करना चाहिए, ये निगेटिव वर्ड है। सी है, इन छात्रों को एक अलग संकाय ही में पढ़ाना चाहिए, अलग की बात की गई है। डी दिया गया, सभी छात्रों के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम का प्रयोग करना चाहिए। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को संबोधित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो सभी छात्रों में अपनेपन की भावना को जो है बढ़ावा देना चाहिए, यही यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला यहाँ पे दिया गया है कि विविध आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। ऑप्शन ए में दिया गया है बैठने की निश्चय व्यवस्था, नहीं। बी है लचीला पाठ्यक्रम, सी है मानकीकृत आकलन, डी है पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। यहाँ पे किया गया कि विविध की बात की गई है, आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता है। तो लचीला पाठ्यक्रम होगा, फ्लेक्सिबल करिकुलम। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी दिव्यांगता सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। इसमें से पूछा है कि कौन सी दिव्यांगता जो है वो सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। ऑप्शन ए में दिया गया है आत्मकेंद्रिता या स्वलीनता, बी दिया गया है पठन वैफल्य, सी दिया गया है गुणज वैफल्य और डी दिया गया गतिमान दिव्यांगता। इसका आंसर जो होगा वो आपका हो जाएगा आत्मकेंद्रिता स्वलीनता। देखिए, ये जो है सामाजिक संचार में चुनौतियों का कारण बनती है। और स्वलीनता की अगर बात करें, जिसको ऑटिज्म कहते हैं, इसमें जो है क्रमशः बालकों में पाई जाने वाली एक अधिगम अक्षमता है, जिसके अंतर्गत जो है बालक बड़े व्यक्तियों के साथ संवाद स्थापित करने में या जो है बड़े व्यक्तियों के साथ अंतःक्रिया स्थापित करने में जो है वो कठिनाई महसूस करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप को जो वयस्क होते हैं उनसे पृथक कर लेते हैं। और ये जो है ऑटिज्म की अगर बात करें, यानी स्वलीनता की बात करें, तो एक विश्वव्यापी समस्या, और इस समस्या को ध्यान में रखकर जो है प्रत्येक वर्ष 8 जो है अप्रैल को 8 अप्रैल को जो है स्वलीनता दिवस भी मनाया जाता है। तो ये पॉइंट्स भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि निम्न में से कौन सा सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है। ऑप्शन ए में दिया गया है विविधता को महत्व, बी दिया गया गैर प्रासंगिक पाठ्यक्रम, सी है प्रमुख समूह की ओर केंद्रित शिक्षा शास्त्र, डी दिया गया मानकीकृत परीक्षण। अब यहाँ पे ऑप्शन में आपका 4 दिया गया है। अब इनमें से कौन सा सही है वो आपको बताना है। तो जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि सुविधाहीन और वंचित समूह के शिक्षार्थियों को शामिल करने में मदद करता है, तो कौन इनमें से करता है। इनमें से अगर आप देखेंगे तो विविधता को महत्व, ये जहाँ भी रहेगा आपको पॉजिटिव वर्ड है, ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विविधता की बात करें यहाँ पे, तो इससे जो तात्पर्य समावेशन से है। एक समावेशी समाज की अवधारणा तब साकार होती है जब उस समाज में हर वर्ग, हर समूह और हर स्तर के लोगों की सहभागिता होती है। तो यहाँ पे वही चीज़ आपसे पूछा गया है, तो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। ऑप्शन तो आपका यहाँ पे दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ करके दिया गया है। फर्स्ट में दिया गया बच्चों के वार्तालाप द्वारा। देखिए, क्वेश्चन किया गया है कि एक संरचनात्मक कक्षा में बच्चों की संज्ञानात्मक सहभागिता को किस प्रकार सुसाधित किया जा सकता है। बच्चों की वार्तालाप द्वारा, बिल्कुल। और सेकंड दिया गया अध्यापक के संवेगों द्वारा, बिल्कुल ये भी करेक्ट होगा। यहाँ पे बच्चों के सकारात्मक परस्पर संबंधों द्वारा, ये भी होगा। डी दिया गया बाह्य रूप से अधिरूपित अनुशासन द्वारा, नहीं ये नहीं होगा। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड किस ऑप्शन में आप देख सकते हैं, ये सी वाला ऑप्शन जो आप देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, बच्चों की असफलता
अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन इस वाक्य का समर्थन करता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार ये रिपीट हुआ है, आप लोग इसे रट लीजिए, क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। बच्चों की असफलता अक्सर विद्यालय की असफलता होती है, निम्न में से कौन सा कथन जो है इस वाक्य का समर्थन करता है? ऑप्शन ए दिया गया है कि स्कूलों का अस्तित्व विद्यार्थियों के सामर्थ्य में विभेदीकरण करने हेतु है, और बी दिया गया है कि बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। सी दिया गया है बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि वो विद्यालय की ज़रूरतों का अनुपालन नहीं करते हैं, और डी दिया गया है कि बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। देखिए, बच्चों के बारे में जहाँ निगेटिव वर्ड बोला जाए वो आपका आंसर होगा ही नहीं। आप इसमें पूछा गया है कि असफलता होती है, तो ये आपका हो जाएगा कि बच्चे इसलिए असफल होते हैं क्योंकि विद्यालय बच्चों के सीखने की विविध गतियों का संज्ञान नहीं करते। बी वाला बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे बच्चों को यहाँ पे देखिए बताया गया कि बच्चे योग्यता की कमी और निम्न बुद्धि लब्धि की वजह से असफल होते हैं। जहाँ पर बच्चों को वहाँ पे निगेटिव बच्चों के लिए बोला जाए तो वो आपका आंसर ही नहीं होगा। ये चीज़ें आपको समझनी होंगी। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? ऑप्शन ए में दिया गया है उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें। बी दिया गया है उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम के कार्य सौंपे। सी है जानकारी को समझने के लिए अतिरिक्त समय दें। डी है उनसे सफलता की कम उम्मीद रखें। प्रतिभाशाली विद्यार्थी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रभावी रणनीति है? इसमें से तो उनसे बहुत ही सरल और आसान प्रश्न पूछें, जैसा कि प्रतिभाशाली की बात की गई है, तो ये तो यहाँ पे प्रभावी बहुत नहीं होगा। बी देखते हैं, बी में दिया गया है कि उन्हें चुनौतीपूर्ण और उच्च क्रम की कार्य सौंपे। बिल्कुल बी वाला ऑप्शन यहाँ पे, जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि बच्चा जो है प्रतिभाशाली है, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन किया गया है कि विविध आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों वाली कक्षा में शिक्षक को निम्नलिखित के लिए विकल्प उपलब्ध नहीं करने चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है कि सामग्री का प्रस्तुतिकरण। बी दिया गया है कि संचार और अभिव्यक्ति। सी दिया गया है सूचना के दृष्टिकोण। डी दिया गया है शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। तो इसमें यही हो जाएगा डी वाला, शिक्षार्थियों के बारे में रूढ़िबद्धता। डी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? इनमें से किससे उसे जो है एक शिक्षिका को बचना चाहिए, वो यहाँ पे आपको बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया है कि उनके दैनिक जीवन और परिवेश से उदाहरण शामिल करना। बी दिया गया है उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व और सम्मान देना। सी दिया गया पाठ्यक्रम में उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीतों और गीतों को शामिल करना। डी दिया गया उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है। जैसे कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के सफल समावेश के लिए एक शिक्षिका को निम्न में से किससे बचना चाहिए? इसमें से जिससे बचना चाहिए वो बताना है। तो उन संप्रदायों को पढ़ाना जो उनके जीवन के लिए पूरी तरह से अप्रासंगिक है, इससे उनको जो है बचना चाहिए। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म है? ऑप्शन ए में दिया गया है ध्यान न्यूनता, अतिक्रियाशीलता, विकार, लंबी अवधि की फिल्में दिखाएं। बी दिया गया है कि स्वलीनता, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या में लिप्त रखें। सी दिया गया है कि पठन विफल, जटिल गणना पर आधारित प्रश्न दें। वाक बाधिता दिया गया है यहाँ पे मूल्यांकन के केवल मौखिक रूप को स्वीकार करें। तो समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का जो सही युग्म होगा वो आपका यहाँ पे होगा स्वलीनता का, जितना हो सके एक ही समय सारणी दिनचर्या में लिप्त रखें। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यह जो है दिव्यांगता और संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन हेतु यथोचित संयोजन रणनीति का सही युग्म यही होगा, बी वाला। तो ये था दोस्तों आज के 10 क्वेश्चन जो कि हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट जो है क्वेश्चन, जैसा कि आपका 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अगला जो है हम लोग नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी कैसे लगे क्वेश्चन अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बाकी सभी सब्जेक्ट का, चाहे EVS है, आपका हिंदी पेडागोजी है, मैथ पेडागोजी, सब कुछ चल रहा है, आप लोग उसे देख सकते हैं। बाकी जो भी क्वेश्चन किसी में आपको डाउट लग रहा है, कोई कन्फ्यूजन लग रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।